एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल करोड़ों की इकोनॉमी को उड़ान देती है और हर दिन लाखों लोगों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर मिनट का डिसीजन करोड़ों रुपए के प्रॉफिट या लॉस में बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं एविएशन इंडस्ट्री की, जो आज ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस सपने को ज़मीन से आसमान तक ले जाने के पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी छुपी हुई होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक एयरलाइन बिजनेस शुरू करना सिर्फ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का खेल है, या फिर एक विजनरी इंसान भी इस उड़ान का हिस्सा बन सकता है? प्लेन्स जो हवाओं में उड़ते हैं, क्या वो खरीदे जाते हैं या फिर किराए पर लिए जाते हैं? इनके प्राइसेस क्या होते हैं और कौन डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेन कहाँ उड़ने लायक है? ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये है एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन जिसमें हर छोटा डिटेल, चाहे वो फ्यूल का कॉस्ट हो या एक सीट का प्राइस, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक एयरलाइन कंपनी शुरू होती है, प्लेन्स कैसे एक्वायर किए जाते हैं, कैसे ये एयरलाइन बिजनेस कमाई करती है और इस इंडस्ट्री के अंदर छुपे हुए सीक्रेट क्या हैं जो इसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एक फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बस एक टिकट खरीदी है और बात ख़त्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी खरीदी हुई एक टिकट के बियॉन्ड भी एक पूरी इकोनॉमी चलती है। एयरलाइन इंडस्ट्री का असली खेल तब शुरू होता है जब एक पैसेंजर अपना टिकट कंफर्म कर लेता है। एयरलाइन का बिजनेस मॉडल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हर प्रकार के रेवेन्यू और कॉस्ट का अपना एक अलग रोल होता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स की। एयरलाइन का सबसे बड़ा और ऑब्वियस रेवेन्यू सोर्स होता है टिकट सेल्स, जिसमें अलग अलग क्लास जैसे इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के किराए अलग अलग होते हैं जो डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस को केटर करते हैं। लेकिन इस टिकट के अलावा एयरलाइन काफ़ी पैसा एंसिलरी रेवेन्यू से भी कमाती है, जिसे अक्सर आम लोग इग्नोर कर देते हैं। एंसिलरी रेवेन्यू का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा पैसा जो पैसेंजर एक्स्ट्रा ऑप्शनल सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे कि बैगेज फीस, अपनी पसंद की सीट चुनना, फ्लाइट में खाना पीना, प्रायोरिटी बोर्डिंग और इन फ्लाइट वाईफाई जैसे ऑप्शंस। ये रेवेन्यू एयरलाइन के प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए एक गेम चेंजर होते हैं। इसके अलावा एयरलाइन का एक और मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है कार्गो ऑपरेशंस। कार्गो यानी सामान या माल को ढोना। प्लेन्स सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि गुड्स और पैकेजेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है जो एयरलाइन के रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन बनता है। कार्गो ऑपरेशंस में लॉजिस्टिक कंपनीज और लार्ज स्केल एक्सपोर्टर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ ही एयरलाइन अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करती है। एयरलाइन क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप से भी काफ़ी पैसा कमाती हैं। लेकिन जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ खर्चे भी होते होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की, जो इस बिजनेस के ऑपरेशनल चैलेंजेस को समझने के लिए ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, एक एयरलाइन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जितनी केयरफुली डिजाइंड होती है, वैसे ही एक अच्छी कहानी या आइडिया को दुनिया के सामने लाने के लिए भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो दुनिया को इंस्पायर कर सकता है और नए आइडियाज़ के सफ़र पर ले जा सकता है? तो क्यों ना आपके इस आइडिया को एक बुक बना के पब्लिश किया जाए। बुक पब्लिशिंग की प्रोसेस को सरल और पॉकेट फ्रेंडली बनाती है प्लस प्रमेश पब्लिकेशन की टीम, जो आपकी बुक को पब्लिश करने से लेकर दुनिया तक पहुंचाने का काम करती है। चाहे आप एक थ्रिलिंग एविएशन स्टोरी लिखना चाहें, या एक रिसर्च बेस्ड गाइड पब्लिश करना चाहें, या एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों तक पहुंच जाए, हमारी टीम हर कदम पर आपका साथ देगी।
आपका आइडिया, हमारी एक्सपर्टीज़ और दुनिया के रीडर्स का इंतज़ार ख़त्म। ये एक बेस्ट सेलर बनने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप अपने ख्यालों को एक किताब का रूप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल के ज़रिए हमसे कांटेक्ट करें और देखिए कैसे आपका सपना एक रियलिटी में बदल जाता है। अब चलिए वापस एविएशन की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि एक एयरलाइन कैसे शुरू की जाती है। एक एयरलाइन कंपनी शुरू करना किसी सपने को सच करने जैसा है, लेकिन जैसा हमने इसके बिजनेस मॉडल को जाना, ये सपना इतना भी आसान नहीं है। इस बिजनेस में इनोवेशन, विजन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं एक लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कितनी कैपिटल या लागत की ज़रूरत होती है। लो कॉस्ट एयरलाइन जैसे इंडिगो। मान लो आपकी कंपनी का नाम जय माता दी एयरलाइन लिमिटेड है। इसे हम शॉर्ट में JMA लिमिटेड बोलेंगे। अब JMA को 5 एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन के साथ एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करनी है। तो अब 1 साल कंपनी को चलाने का खर्चा और इनिशियल कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर आप एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं जैसे कि एयरबस A320 या बोइंग 737, तो एक विमान की कीमत लगभग $64 बिलियन या लगभग 550 करोड़ रुपए होती है। तो एरोप्लेन को खरीदने का प्लान करते हैं ड्रॉप और लीज पर लेने का मन बनाते हैं। तो एक एयरबस A320 या बोइंग 737 को लीज पर लेने के लिए आपको लगभग $4 लाख यानी 3.5 करोड़ रुपए हर महीने पे करना होता है। तो जब एक एयरक्राफ्ट की लीज 3.5 करोड़ है तो इस प्रकार 5 एयरक्राफ्ट की 1 साल की लीज 210 करोड़ होगी। अब बात करते हैं क्रू मेंबर्स की। 5 एयरक्राफ्ट के लिए आपको कम से कम 15 कमर्शियल पायलट और 30 से 35 फ्लाइट अटेंडेंट, एयरक्राफ्ट, एयर होस्टेस या अदर स्टाफ हायर करने पड़ेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन टीम अलग से। 15 पायलट में कम से कम 9 पायलट कैप्टन होंगे जो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए हर साल लेंगे, यानी सबका मिला के 1 साल का लगभग 11.25 करोड़ रुपए। बाकी बचे 6 फर्स्ट ऑफिसर पायलट आपसे लगभग 2 करोड़ सालाना ले ही लेंगे। इसके अलावा आपने जो 35 लोगों का स्टाफ हायर किया है वो 1.5 से 2 करोड़ तक की सैलरी लेंगे आपसे लगभग 1 साल में। ये बात हो जाती है फ्रंट एंड एम्प्लॉयज़ की। लेकिन बहुत सारा स्टाफ ऐसा होता है जो मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन में लगता है और इस कैटेगरी में हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ जैसे CEO या डायरेक्टर और लोएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ जैसे स्वीपर और लेबर होते हैं। इनमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में जहां CEO, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एयरपोर्ट मैनेजर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लीगल एडवाइजर, कस्टमर सर्विस, इंजीनियर्स, बैगेज कैरियर, सिक्योरिटी, लेबर और स्वीपर जैसा स्टाफ होता है जो मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन में लगता है और इसके लिए आपको अनुमानित 25 से 100 करोड़ सालाना तक खर्च करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे फ्यूल कॉस्ट की। जैसा कि आपके पास 5 एयरक्राफ्ट हैं जिनका उपयोग आप डोमेस्टिक उड़ानों के लिए कर रहे हैं और 5 एयरक्राफ्ट हर दिन 1.5 घंटे पर फ्लाइट के हिसाब से कुल 20 उड़ान भरते हैं। क्योंकि हमारे पास एयरबस A320 है जिसमें लगभग 180 पैसेंजर होते हैं, तो ये हर मिनट में लगभग 5 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी और इस प्रकार 1.5 घंटे की फ़्लाइट के लिए लगभग 450 लीटर तक फ्यूल कंज्यूम होगा। ये फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसे शॉर्ट में ATF कहा जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार 1 मई 2025 को इसकी कीमत दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 768 रुपये प्रति लीटर थी। यानी कि JMA की एक फ़्लाइट में 450 लीटर ATF की कॉस्ट लगभग 3,45,600 रुपये। और क्योंकि आप 5 एयरक्राफ्ट से 20 फ़्लाइट बनाएंगे तो 20 फ़्लाइट की कॉस्ट 69,12,000 हर दिन। इस प्रकार 1 साल की फ्यूल कॉस्ट राउंड फिगर में देखी जाए तो 253 करोड़ तक होगी। अब अगर इन सभी कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो देखते हैं 1 साल में JMA लिमिटेड का कितना पैसा खर्च होता है। एयरक्राफ्ट लीज पर लिया 210 करोड़ रुपए में, पायलट समेत केबिन क्रू 15 करोड़, अदर स्टाफ सैलरी 25 से 100 करोड़, फ्यूल कॉस्ट 253 करोड़, यानी मोटा मोटा 500 से 600 करोड़ मिनिमम
1 साल के लिए आपको चाहिए 5 एयरक्राफ्ट वाली JMA लिमिटेड रन करने के लिए। इसके अलावा टैक्स, इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, बोर्डिंग पास प्रिंट करना, पैसेंजर के फटे हुए बैग को टेप से चिपकाने जैसे कई अलग अलग खर्चे अलग से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5x रखें तो एयरलाइन शुरू करने से पहले कंपनी के अकाउंट में 750 करोड़ से लेकर 900 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, या फिर शेयर होल्डर्स को ज़रूरत पड़ने पर इतने रुपए देने पड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च से होती है और एयरलाइन इंडस्ट्री इससे अलग नहीं है। यहाँ आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस मार्केट को टारगेट करेंगे, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, कौन से रूट्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और आपके कंपटीशन का एनालिसिस कैसे किया जाए। भारत जैसे बड़े मार्केट में जहाँ लो कॉस्ट कैरियर काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको अपने कंज्यूमर बेस और सर्विस ऑफरिंग पर पहले से ही काम करना होगा। अगला स्टेप है बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। एक क्लियर और डिटेल्ड बिजनेस प्लान आपके एयरलाइन का ब्लूप्रिंट होता है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप लो कॉस्ट कैरियर बनेंगे या फुल सर्विस एयरलाइन। लो कॉस्ट कैरियर जैसे इंडिगो सिंप्लीफाइड सर्विस और लो फेयर्स पर फोकस करते हैं, जबकि फुल सर्विस एयरलाइन जैसे एयर इंडिया ये प्रीमियम सर्विस और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर ध्यान देती है। आपके बिजनेस प्लान में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कमाओगे और कितना पैसा शुरू में लगेगा। साथ ही कौन सी कंपनीज आपके साथ पार्टनरशिप करने को रेडी होंगे, ये भी पहले से प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि यही पार्टनरशिप आपकी सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिजनेस प्लान के बाद बारी आती है लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की। भारत में एयरलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अप्रूवल लेना होता है। ये अप्रूवल एक डिटेल्ड ऑडिट के बाद दिया जाता है, जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ऑपरेशनल रेडीनेस और एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को चेक किया जाता है। इसके साथ ही आपको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC भी लेना होता है, जो प्रूव करता है कि आपकी एयरलाइन सेफ और ऑपरेशनल रेडी है। अगला फेज़ है फंडिंग और इन्वेस्टिंग का। एक एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है। यहाँ आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो आप इन्वेस्टर्स, लोन या पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अरेंज कर सकते हैं। भारत में एविएशन सेक्टर को फंडिंग के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट भी अब कुछ इनिशिएटिव ले रही है, जैसे उड़ान स्कीम। ये स्कीम इस इंडस्ट्री में आने वाले नए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। आखिरी स्टेप होता है ऑपरेशंस का सेटअप। इस फेज़ में आप अपने हेडक्वार्टर्स और ऑपरेशनल हब्स इस्टेब्लिश करते हैं। हायरिंग और ट्रेनिंग भी यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के बिना एयरलाइन का ऑपरेशन इम्पॉसिबल है। आपको सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी एक भरोसेमंद नेटवर्क बिल्ड करना होता है, जो स्मूथ ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। अब देख लो, इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है एक एयरलाइन कंपनी खोलने के लिए, लेकिन भारत सरकार भी इसमें आपकी मदद करती है। पर कैसे, चलिए समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एक एयरक्राफ्ट लीजिंग हब इस्टेब्लिश किया है, जो नए एयरलाइन के लिए लीजिंग प्रोसेस को और सिंप्लीफाई और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। ये हब नए प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि फ्लीट प्लानिंग। एयरलाइन अपने रूट्स और पैसेंजर डिमांड के हिसाब से एयरक्राफ्ट सिलेक्ट करते हैं। शॉर्ट हॉल रूट के लिए ATR जैसे स्मॉल एयरक्राफ्ट का यूज होता है, जबकि लॉन्ग हॉल रूट के लिए बोइंग 787 ड्रीमलाइन और एयरबस A350 जैसे लार्ज प्लेन यूज किए जाते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का खरीदना या लीज करना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एयरलाइन के ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझने के लिए आपको भारत की कुछ मेजर एयरलाइंस की केस स्टडीज़ जाननी होंगी।
पहली कहानी है इंडिगो की। इंडिगो जो आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। साल 2006 में शुरुआत करते समय इंडिगो ने लो कॉस्ट कैरियर मॉडल को अपनाया था, जो इंडियन मार्केट के लिए एक परफेक्ट फिट था। इनका फोकस हमेशा पंक्चुअलिटी, लो फेयर्स और सिंप्लीफाइड सर्विसेज पर रहा। इंडिगो काफ़ी स्मार्टली अपने एयरक्राफ्ट लीज करती है, जिससे इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों लो रहते हैं। इंडिगो की एक और यूनिक स्ट्रेटजी थी फ्लीट स्टैंडर्डाइजेशन। सिर्फ एयरबस A320 सीरीज का यूज करके इन्होंने मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट को मिनिमम रखा। रिजल्ट, इंडिगो ने सिर्फ 18 साल में 63% से ज़्यादा शेयर अचीव कर लिया। अब बात करते हैं जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज जो एक समय इंडिया की प्रीमियम एयरलाइन मानी जाती थी, 1993 में शुरुआत करते ही जेट एयरवेज ने अपनी लग्जरी सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए नाम कमाया। लेकिन 2019 आते आते ये एयरलाइन बंद हो गई, जिसका कारण था ओवर एक्सपांसन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, जिसने जेट एयरवेज को ही क्रैश कर दिया। इन्होंने अपनी ग्रोथ के चक्कर में अननेसेसरी रूट्स और एयरक्राफ्ट ऐड किए जो प्रॉफिटेबल नहीं थे। ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई थे और कंपटीशन से लड़ने के लिए अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। जेट एयरवेज का केस बताता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आना है तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बैलेंस कितना ज़रूरी है। एयर इंडिया अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक आइकॉनिक नाम जो कभी इंडियन एविएशन का प्राइड था, लेकिन सालों तक लॉस और मिसमैनेजमेंट ने इसे स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 2021 में टाटा ग्रुप के अंडर आने के बाद एयर इंडिया एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के फ्लीट मॉडर्नाइजेशन और सर्विस इंप्रूवमेंट पर काफ़ी काम किया है। साथ ही बोइंग और एयरबस के नए ऑर्डर्स के साथ इनका फोकस इफिशियंसी और प्रॉफिट पर है। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन एक प्रूफ है कि सही मैनेजमेंट और विजन के साथ एक स्ट्रगलिंग एयरलाइन को रिवाइव किया जा सकता है। स्पाइस जेट की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। स्पाइस जेट एक लो कॉस्ट कैरियर के तौर पर अपना नाम बनाने के बाद फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्ट्रगल्स ने इसे काफ़ी इम्पैक्ट किया। फिर भी इन्होंने कार्गो सर्विसेज और चार्टर फ्लाइट के जरिए अपने आप को सरवाइव करने का रास्ता दिखाया है। गो फर्स्ट जो पहले गो एयर था, एक और लो कॉस्ट कैरियर है। गो फर्स्ट जो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाए रखा हुआ है, लेकिन लीजिंग और ऑपरेशनल इफिशियंसीज इनके लिए कांस्टेंट चैलेंजेस बने रहे थे, जिसके चलते 2023 में इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एक एयरलाइन कैसे चलती है और भारत के कुछ बड़े प्लेयर्स की कहानी क्या रही है। लेकिन अगर हम एविएशन इंडस्ट्री को ओवरऑल देखें तो इसमें सिर्फ कंपटीशन और चैलेंजेस ही नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी भरपूर हैं। भारत जैसे बड़े मार्केट में एविएशन सेक्टर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, पर साथ ही कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो हर नए और एग्जिस्टिंग एयरलाइन के लिए एक अग्नि परीक्षा बनकर सामने आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है फ्यूल कॉस्ट का। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन्स का स्पेशल फ्यूल होता है, उसके प्राइसेस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो एयरलाइन के प्रॉफिट मार्जिन्स को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया में इस फ्यूल पर लगने वाले हाई टैक्सेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यही वजह है कि इंडियन एयरलाइंस के ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई रहते हैं, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा मेजर चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया के एयरपोर्ट्स पर कैपेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर सिटीज़ में एयरपोर्ट्स पर कंजेक्शन रोज़ की दिक्कत है, जो एयरलाइन के ऑपरेशनल शेड्यूल्स को डिले करता है। इसके साथ ही नए रूट्स के लिए स्लॉट एलोकेशन भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। ऊपर से कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो कंपनीज़ को प्राइस कम करने पर मजबूर करता है और प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देता है। साथ ही एयरलाइन को नए कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। राइजिंग मिडिल क्लास डिमांड इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। लोगों की एयर ट्रैवल की एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ने लगी है, जो नए रूट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री एक इवॉल्विंग स्पेस है जिसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं, लेकिन जो एयरलाइन इन दोनों को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाती है वही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपके सपनों को सिर्फ आसमान तक नहीं, ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की ताकत रखता है। अगर आप एक विजनरी इंसान हैं और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एविएशन की दुनिया आपके लिए है। आप कमेंट में बताओ कि अगर आपके पास इतना पैसा कहीं से आ जाए तो क्या आप इस एविएशन बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? धन्यवाद।